नमस्कार, स्वराज सेहत में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ बुशा और हर बार की तरह इस बार भी हमारी यही कोशिश है कि तमाम जो दर्शक इस खास कार्यक्रम को देख रहे हैं उनके सवालों के जवाब इस कार्यक्रम के जरिए हम ढूंढ पाए। और इसलिए बहुत खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर अकील खान जी, जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट है। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर अकील। डॉक्टर अकील, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यही है कि आखिर हार्ट अटैक क्या होता है, कैसे इससे सावधानी समय पर बरती जा सकती है, क्योंकि अक्सर जो पेशेंट आपके पास भी आते होंगे यही उनका पहला सवाल भी होता होगा। जी डॉक्टर अकील। जी मैडम, मैं आपके माध्यम से दर्शकों को बताना चाहता हूं कि हार्ट अटैक हृदयघात अचानक से ब्लड की सप्लाई मतलब ब्लड का रुकावट खून की नसों में रुकने की वजह से हार्ट अटैक आते हैं। और हार्ट अटैक की जो सिम्टम्स होते हैं वो मरीज को बहुत सीवियर चेस्ट पेन, बीचों बीच सेंटर में दर्द होता है, साथ में पसीना आता है। और ये दर्द जो है ना रेडिएट हो सकता है, पीछे की तरफ जा सकता है, जबड़ों में जा सकता है, बाएं हाथ में जा सकता है, दाएं हाथ में भी जा सकता है। जी, और अक्सर ऐसी हमने देखा है कि वीडियोस भी अक्सर सामने आती रहती है कि अचानक ही मरीज ठीक पोजीशन में है, लेकिन अचानक ही खेलते हुए या डांस करते हुए अचानक ही उसे अटैक आ जाता है। तो ऐसे समय में अचानक से अगर अटैक आता है, कैसे इसकी पहचान की जा सकती है, कैसे सही समय पर इसको समझने के बाद मरीज को इलाज दिया जा सकता है जिससे समय रहते उसकी जान बचाई जा सके? अगर हार्ट अटैक किसी पेशेंट को आता है और वो घर में है या फिर कहीं भी बाहर है, तो उस पोजीशन में पेशेंट को इमीडिएट अगर आसपास उसको ये जो इकोस्प्रिन जो टेबलेट आती है, क्लिप्टोगल टेबलेट होती है, टोरवास्टेटिन जो टेबलेट होती है खून पतला करने की, वो अगर इमीडिएट कहीं ले सकता है तो इनिशियल वो 4 टेबलेट इकोस्प्रिन क्लिप्टोग्रिल की, 2 टेबलेट इकोस्प्रिन की और 80 मिलीग्राम टोरवास्टेटिन ले फौरन। और जबान के नीचे गोली होती है जो जिसको हम सॉर्बिटेट कहते हैं आम भाषा में, तो वो दवा लेके फौरन किसी न किसी नज़दीक अस्पताल या एम्बुलेंस वगैरह से नज़दीक किसी अस्पताल में पहुंचे, क्योंकि हार्ट अटैक का इलाज मरीज घर पे नहीं कर सकता। इमीडिएट फर्स्ट एड ले ले और तुरंत वो किसी नज़दीकी हॉस्पिटल में पहुंचे। और मरीज जितने जल्दी हॉस्पिटलाइज हो जाएगा, हॉस्पिटल पहुंच जाएगा, वो उसके मरीज के लिए उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि हार्ट अटैक के बाद जान का खतरा रहता है, बहुत कम टाइम रहता है, दूसरे कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं पेशेंट को, और कभी कभी सांस वास भी रुक जाती है। जी डॉक्टर अकील, अक्सर ऐसा देखा गया है कि हॉस्पिटल में पहुंचने पे पेशेंट को अगर जी डॉक्टर अकील, अक्सर ऐसा देखा गया है कि आजकल हार्ट अटैक की कोई उम्र नहीं होती, क्योंकि पहले ये बहुत एज ग्रुप के लोगों को, ज्यादा जिनकी एज होती थी उन्हें हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होती थी, लेकिन अक्सर अब हमने देखा है कि यंग एज के लोग भी इसके शिकार होते हैं। इसकी मुख्य वजह क्या है? पहले के जो टाइम था, जब हमारे दादा की उम्र, नाना के जो टाइम था, उस टाइम पे पेशेंट जो लोग थे उनका जो वर्क स्टाइल था, वो कोई मशीनें नहीं थी, कोई कंप्यूटर मोबाइल नहीं थे, वो जो भी खाते थे, खाना खाते थे और कोई मिलावटें नहीं होती थी और वो काम ज़्यादा करते थे। बट आजकल का जो टाइम आ गया है वो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है कि जो मरीज हैं या फिर जो आजकल लोग हैं वो उनका वर्क स्टाइल है एकदम बैठे रहने का है। 24 घंटे में वो 18 घंटे 20 घंटे ये है कि वर्क कर रहे हैं। स्ट्रेसफुल लाइफ है उनकी। खाने पीने में जो प्रॉपर खाना मिलना चाहिए वो नहीं मिल के खाना नहीं मिल पाता है, जंक फूड खा लेते हैं, स्मोकिंग वगैरह करते हैं स्ट्रेस के लिए। तो ये मुख्य वजह है, जो आजकल का परिवेश चेंज हो गया है, वो एक मुख्य वजह है। इसमें एक जेनेटिकल फैक्टर भी काम करता है। अगर किसी के पेरेंट को यंगर एज ग्रुप में जल्दी हार्ट अटैक आ गया तो उसकी पूरी फैमिली को अपना हार्ट का चेकअप कराना चाहिए। जी। और साथ ही डॉक्टर अकील, मेरा अगला सवाल आपसे चाहूंगी कि बहुत अच्छे विस्तार से आप इस चीज को बता पाएं, क्योंकि तमाम जो दर्शक हैं इस सवाल का सीधा सरोकार उनसे भी है कि हार्ट अटैक का इलाज आखिर भोपाल में इसकी संभावना अगर देखी जाए तो वो कहाँ है और
किस तरीके से बेहतर इलाज उन्हें भोपाल में हार्ट अटैक के इलाज संभव हो पाएगा? कोई पेशेंट जब उसको हार्ट अटैक आता है तो इमीडिएट उसको हॉस्पिटलाइज होना चाहिए। जो फर्स्ट एड है जो मैंने बताया था, इकोस्प्रिन, खून पतला करने की जो दवाई है, क्लोपिडोग्रिल और कोलेस्ट्रॉल कम करने की, लेके इमीडिएट हॉस्पिटलाइज हो जाना चाहिए। हॉस्पिटल में एक हम बोलते हैं विंडो पीरियड, अगर पेशेंट मेजर हार्ट अटैक में उस विंडो पीरियड के अंदर अंदर आ जाता है तो उस पीरियड में ज़्यादा पेशेंट का नुकसान नहीं होने पाता है। विंडो पीरियड मैडम जब जो हार्ट अटैक आता है उसके 6 घंटे के अंदर अंदर हम विंडो पीरियड बोलते हैं, क्योंकि जो हमारा खून थ्रोम्बोलिसिस जो प्रक्रिया है, जो हमारे इलाज का फर्स्ट स्टेप है, वो विद इन 6 आवर, हार्ट अटैक के विद इन 6 आवर करना होता है। जब पेशेंट हॉस्पिटलाइज होता है और अगर वो विंडो पीरियड में है तो हम उसको थ्रोम्बोलाइज करते हैं। थ्रोम्बोलाइजेशन की जो दवाएं हैं वो स्ट्रेप्टोकाइनेज और आजकल भी बहुत एडवांस और दवाइयाँ आ गई हैं जिनके साइड इफेक्ट बहुत कम है, कम ब्लीडिंग टेंडेंसी है, तो वो हम इमीडिएट उनको इंजेक्शन देते हैं जिससे कि वो खून का क्लॉट निकल जाए। उसको हम तुरंत ऑक्सीजन लगाते हैं और खून पतला करने की दवाइयाँ वगैरह पर रखा जाता है। अगर पेशेंट सर्वाइव कर जाता है, ठीक हो जाता है, तो नेक्स्ट स्टेप मैडम उसका फिर एंजियोग्राफी होता है। एंजियोग्राफी करके फिर हम ये पता लगाते हैं कि पेशेंट का जो ब्लॉकेज है वो कितना ख़त्म हो गया है या उस पेशेंट को आगे कितना रिस्क है, वो पेशेंट उसको फिर से हार्ट अटैक आ सकता है, कोई और कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। सेकेंड स्टेप में हम एंजियोग्राफी के लिए जाते हैं। तो एंजियोग्राफी में हम पेशेंट की जो कोरोनरी आर्टरीज हैं, खून की हार्ट की जो नसें हैं, उनको हम एंजियोग्राफी से देखते हैं। एंजियोग्राफी में अगर मान लीजिए 3 रिजल्ट हो सकते हैं, या तो हो सकता है कि वो क्लॉट पूरा निकल गया हो तो सिर्फ पेशेंट को दवाओं पे रहना पड़ता है। अगर पेशेंट का रेसिडुअल ब्लॉक कुछ बचा है 70% 90%, तो वो सिंपल एंजियोप्लास्टी के लिए जाता है। अगर बहुत ज़्यादा ब्लॉक निकलते हैं तो इन फ्यूचर उसको दिक्कत ना आए तो वो फिर बाईपास सर्जरी के लिए जाता है। डॉक्टर अखिल, अगला सवाल मेरा आपसे, क्योंकि मैंने देखा कि अक्सर आपके लगभग हर जवाब में कहीं ना कहीं खान पान हार्ट अटैक जैसी समस्या से कहीं ना कहीं जिम्मेदार होता है। खान पान हुआ, रहन सहन हुआ, लाइफस्टाइल, ये कहीं ना कहीं सीधा सरोकार रखता है। तो कितना संभव है कि अपने लाइफस्टाइल से इसका बेहतर तरीके से इलाज और बेहतर तरीके से किया जा सकता है? कैसा हमें रहन सहन रखना चाहिए? आजकल का जो रहन सहन है, जो वर्क स्टाइल है, 18-18, 20-20 घंटे काम करना, पूरा स्ट्रेसफुल लाइफ, इस यंगर एज ग्रुप में जो हार्ट अटैक आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादातर स्मोकर होते हैं उनमें, और जेनेटिकली फैमिलियर टेंडेंसी भी रहती है। तो हमें अपने आप को पहचानना है कि हमारे फादर मदर या किसी को घर में हार्ट अटैक तो नहीं आया। हार्ट अटैक आया है तो उसकी हम प्रॉपर है तो हम रिस्क में हैं, तो हमें एनुअली चेकअप हमें कराना चाहिए। और खाने पीने का है तो जो हम लो कोलेस्ट्रॉल डाइट है वो प्रेफर करें, हाई फाइबर लें, प्रोटीन्स लें। तली वाली चीज़ें जैसे बाहर के हो गए, समोसा, कचौड़ी, नमकीन, पापड़, ये सब अवॉइड करें। और कम ऑयली खाना हो, जंक फूड ना हो, स्मोकिंग ना हो, और डेली हमें 45 मिनट ब्रिस्क वॉक करना चाहिए। अगर हम वॉक नहीं कर पाते, वो वॉक कैसे भी हो सकती है, पैदल चल सकते हैं, हम ट्रेडमिल पे चल सकते हैं। अगर हम ब्रिस्क वॉक नहीं कर पा रहे हैं तो हमें कम से कम आधे घंटे के लिए डेली कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी या तो वो खेल वेल में हम पूरी कर सकते हैं। अक्सर देखा गया है कि मरीज की तरफ से ये सवाल भी पूछा जाता है कि बीपी की प्रॉब्लम जिन्हें नहीं है, लेकिन अचानक से ब्लड प्रेशर के फ्लक्चुएट होने की वजह से अक्सर उनकी जो स्थिति होती है वो ऐसा अनुमान लगा लिया जाता है कि शायद उन्हें हार्ट अटैक हुआ होगा। तो इसके बीच का डिफरेंस क्या है? कैसे ये पता लगाया जा सकेगा कि बीपी की हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर या फ्लक्चुएशन की जो समस्या है वो कब है और हार्ट अटैक की समस्या कब है? ये कैसे पता लगाया जाएगा? हार्ट अटैक के जो सिम्टम्स हैं वो बहुत मैडम टिपिकल सिम्टम्स होते हैं, वो बिल्कुल यूनिक होते हैं, जो हर मरीज उसकी पहचान कर सकता है। हार्ट अटैक आता है तो हार्ट अटैक को कैसे पहचानते हैं कि हार्ट अटैक का जो दर्द होता है वो सेंट्रल ऑफ द चेस्ट में, सेंट्रल पार्ट में होता है, और सीवियर ऐसा दबाव जैसा महसूस करता है।
जैसे किसी ने उसको जकड़ लिया हो, प्रेशर बना दिया हो, और वो दर्द फैल भी सकता है, लेफ्ट हैंड में भी जा सकता है और राइट हैंड में भी जा सकता है। कई लोग बोलते हैं राइट हैंड में नहीं, लेकिन राइट हैंड में भी जा सकता है। ये जो पेन है वो पीछे भी रेडिएट हो सकता है, जबड़े में भी जा सकता है। साथ ही साथ में इसमें मरीज को काफ़ी पसीना आता है, सांस लेने में दिक्कत होती है और बहुत वो अनईजीनेस महसूस करता है। वो खुद बताएगा कि इस टाइप का दर्द मेरे को कभी आज तक हुआ नहीं। वो इमीडिएट अगर उसको आराम लग जाता है तो भी डॉक्टर को दिखाना है, और नहीं हो तो फौरन विदाउट डिले उसको हॉस्पिटलाइज होना है। अक्सर लोग मरीज इसको गैस का दर्द समझ के अवॉइड कर देते हैं, और वो पीरियड में जब पहुंचते हैं कि मेरे को गैस फंस गई थी, मैंने गैस की दवा ले ली कुछ जनरल ये चीज़ें के लिए, तो मेरे को आराम लग गया, और वो विंडो पीरियड वो निकाल देते हैं। पेशेंट तो नेक्स्ट डे आता है जब उसका वो विंडो पीरियड निकल जाता है, बट उसका बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका होता है, हार्ट डैमेज हो चुका होता है। जब हार्ट ज़्यादा डैमेज हो चुका होता है तो उसको हम हार्ट फेलियर बोलते हैं। हार्ट फेलियर में हार्ट की पंपिंग कम हो जाती है। और साथ ही जो अक्सर पूछा जाने वाला सवाल है, हमारे दर्शकों के बीच में भी अक्सर हार्ट से जुड़े समस्याओं के जो सवाल आते हैं उसमें ये जरूर पूछा जाता है कि एंजियोग्राफी या फिर बाईपास सर्जरी कब करवाना चाहिए, या यानी सही अपने आप को डिटेक्ट करने के लिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, अगर आप पहले से हार्ट पेशेंट हैं तो कब कब इन चीजों की जरूरत पड़ती है? कई पेशेंट जिनको हार्ट अटैक आ चुका है वो उनको तो एंजियोग्राफी मस्ट जरूरी होती है, और एंजियोग्राफी के बाद डॉक्टर की टीम डिसाइड करती है कि इनको एंजियोप्लास्टी होना है कि इनको बाईपास सर्जरी होना है। और कई बार ऐसा होता है कि कई लोग अपना एनुअल चेकअप कराते हैं, कई लोग बताते हैं कि चलने में सांस भूल जाती है या चलने में सीढ़ी चढ़ने पे छाती में भारीपन आता है। वो पेशेंट भी अपना चेकअप करा के, जैसे इकोकार्डियोग्राफी हो गया, ट्रेडमिल टेस्ट हो गया, ईसीजी हो गया, इनमें हम ये असेस कर सकते हैं कि इस पेशेंट को फ्यूचर में आगे चल के हार्ट अटैक आ सकता है। वो पेशेंट भी अगर उनका टीएमटी पॉजिटिव होता है या इजेक्शन फ्रैक्शन जो इकोकार्डियोग्राफी से पता लगता है वो कम होता है, तो भी हम एंजियोग्राफी के लिए जा सकते हैं। एंजियोग्राफी के बाद अगर एंजियोग्राफी नॉर्मल आती है या माइल्ड ब्लॉकेज आते हैं तो उसमें सिर्फ पेशेंट को दवाइयों पर रहना पड़ता है। लेकिन अगर सिंपल ब्लॉक आते हैं तो वो पेशेंट एंजियोप्लास्टी के लिए, या पेशेंट बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज है, एज ज़्यादा है, डायबिटिक पेशेंट है, तो वो फिर बाईपास के लिए जाता है। आजकल बाईपास सर्जरी भी चूँकि इतने ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं, एडवांस हो गई है टेक्नोलॉजी, तो उसमें बहुत मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी भी होने लगी है, जिसमें कि हमें पेशेंट के ज़्यादा चीड़ा फाड़ी की ज़रूरत नहीं होती और कम से कम जगह से एक्सेस बना के हम उसको बाईपास सर्जरी कर सकते हैं। इसको हम मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी बोलते हैं। जी डॉक्टर अकील, अगला सवाल मेरा आपसे कि एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी या फिर बाईपास के बाद सामान्य जीवन कैसे जिया जा सकता है? कई लोगों को भ्रम रहता है कि एक बार हमारी एंजियोप्लास्टी हो गई है या हमारा बाईपास सर्जरी हो गया है तो हम फिजिकली हम पहले जैसे नहीं रह जाएंगे, हम पहले जैसे स्टेमिना या काम करने का वो नहीं रह जाएगा। हार्ट अटैक अगर आया है और हार्ट का फंक्शन आपका अच्छा है तो आप एंजियोप्लास्टी के बाद या बाईपास सर्जरी के बाद वैसे ही जीवन जी सकते हैं, वैसी फुल कॉन्फिडेंस में जैसे कि आप पहले थे, बल्कि आप फ्यूचर की रिस्क कम हो जाती है। बट एंजियोप्लास्टी में हमें एनुअल चेकअप कराना पड़ता है, और अगर मान ली मल्टी स्टेंटिंग हुई है, बहुत सारे स्टेंट लगे, तो उनको और जल्दी 6 महीने में हमें अवेयर रहना पड़ता है कि कहीं ये ब्लॉकेज फिर से तो नहीं बन रहे हैं, स्टेंट बंद तो नहीं हो रहा है, तो फिर उनको आगे बाईपास के लिए सजेस्ट किया जाता है। और बाईपास के पेशेंट को भी एनुअली साल में एक बार चेकअप बहुत जरूरी रहता है, डॉक्टर को दिखाना जरूरी होता है। और इसी से जुड़ा एक और सवाल है कि जेनेटिकल हार्ट, जैसे वो पहले जी मेरा सवाल ये था कि जेनेटिकल हार्ट अटैक पर क्या प्रभाव इससे पड़ता है, इसी से जुड़ा एक और सवाल है। जी मैम, जेनेटिकली के किसी, जैसे मैं पहले बताया था, किसी के पेरेंट्स अगर यंग एज में एक्सपायर हो गए या उनको यंग एज में हार्ट अटैक आ गया है किसी पेरेंट को, तो उनकी फैमिली के सब बच्चों को ये रिस्क में रहते हैं, और उनको सभी को एनुअली चेकअप हार्ट अटैक के लिए जरूरी होता है। जैसे इसमें ईसीजी होता है,
6 महीने में हम कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करा सकते हैं, डायबिटीज़ के लिए HbA1c करा सकते हैं, ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी रहती है, इकोकार्डियोग्राफी करा सकते हैं, TMT जो ट्रेडमिल टेस्ट होता है वो हम करा सकते हैं। इसके आधार पर डॉक्टर समझ सकता है कि आपको हार्ट अटैक की कितनी संभावना है या अभी आप फिट है कि नहीं है। जी, और अक्सर लाइफस्टाइल की वजह से हार्ट ब्लॉकेज की भी समस्या बढ़ गई है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से आपसे समझना चाहेंगे। जी, जैसे मैंने पहले भी अभी डिस्कस किया था कि हार्ट अटैक हार्ट के पेशेंट के लिए जो एक यंगर पेशेंट में मेजर रिस्क फैक्टर है वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल, बैठे रहना, ज़्यादा काम करना, ज़्यादा स्ट्रेस लेना, स्मोकिंग वगैरह करना। तो ये सब चीज़ें हमें अगर फिट रहना है तो 45 मिनट पर डे की वॉक होना चाहिए, चाहे वो ट्रेडमिल पे हो, चाहे फिर वो हम सिंपल वॉक करें, या हम स्विमिंग कर सकते हैं, बैडमिंटन खेल सकते हैं, या कोई भी फिजिकल हम एक्टिविटी कर सकते हैं। और डाइट से हमें थोड़ा अवेयर रहना चाहिए, जंक फूड अवॉइड करें, ग्रीन वेजिटेबल्स फ्रूट्स हम ज़्यादा से ज़्यादा लें, और अगर हम अल्कोहल या स्मोकर हैं तो वो भी बिल्कुल इमीडिएट स्टॉप करना चाहिए। जी, और एक हार्ट अटैक के पेशेंट को अक्सर चलने फिरने में सांस फूलने की भी समस्या होती है। इस समस्या को कम कैसे किया जा सकता है, और क्या ये समस्या परमानेंट होती है, और इसे टेम्पररी अगर किया जा सकता है तो कैसे? हार्ट अटैक अगर किसी पेशेंट को आ गया है या वो पेशेंट अगर हॉस्पिटलाइज होने में लेट हो गया है, तो हार्ट अटैक में सबसे बड़ा एक कॉम्प्लिकेशन होता है कि हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाना, मतलब हार्ट की पंपिंग प्रक्रिया कम हो जाना। अगर हार्ट की पंपिंग प्रक्रिया 35% से कम हो जाती है तो वो पेशेंट फिर चलने फिरने में उसको सांस फूलना, सीढ़ी चढ़ने में सांस फूलना, ये कई तरीके से हो सकता है। कई पेशेंट बोलते हैं कि हमें सीढ़ी चढ़ने पे आती है, कई पेशेंट बोलते हैं कि हमें पैदल चलने पे ही आने लगती है। तो ये डिपेंड करता है कि उसका हार्ट कितना परसेंटेज डैमेज हो गया है, जिसको हम इजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं। अगर वो पेशेंट 35% से हार्ट अगर उसका कम पंप कर रहा है तो फिर डॉक्टर उसको पहचान करके दवाइयाँ वगैरह देते हैं, उससे वो सिम्टम में रिलीफ मिलता है और पेशेंट की सांस नहीं फूलती। और अगर ये इजेक्शन फ्रैक्शन और ज़्यादा कम हो गया है 20% 15%, तो फिर हमें और ज़्यादा मेडिसिन पे रखना पड़ता है और थोड़ी सी उसकी फिजिकल एक्टिविटी को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। डॉक्टर साहब, क्योंकि समय की कमी है तो चलते चलते मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को एक आखिर में हार्ट अटैक से जुड़ी समस्या और उसके निदान से जुड़ी एक ज़रूरी टिप ज़रूर आप दे पाए। लास्टली मैं इस चैनल के माध्यम से लोगों को यही संदेश देना चाहूँगा कि हम अच्छा खाएं, स्वस्थ रहें, ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें, और जंक फूड और अल्कोहल, स्मोकिंग ये सब अवॉइड करें। डेली हम अपने आप की तय करें कि हमें फिजिकल एक्टिविटी करना है। डॉक्टरी लिहाज से ये कम से कम 45 मिनट की होती है। अगर मरीजों के पास या जो भी फैमिली मेम्बर हैं उनके पास अगर खेलने की सुविधा है तो हम बैडमिंटन वगैरह कर सकते हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं। बस खाना अच्छा रखें और फिजिकल एक्टिविटी करें, और ये स्ट्रेस और स्मोकिंग वगैरह से दूर रहें, यही मैं कहना चाहूँगा। और डॉक्टर अकील, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम ज़रूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। उम्मीद है जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं उन्हें उनके सवालों के जवाब ज़रूर मिले होंगे। और इसी के साथ अगली बार एक नए विषय के साथ स्वराज सेहत में फिर हाजिर होंगे। आज के लिए इतना ही। कुछ और खबरों के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।